हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इंसुलेशन के बेसिक्स के बारे में बात किया था। कुछ इंसुलेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डाले हैं, और इसमें इंसुलेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली इंसुलेशन को नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इन फैक्टर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इंसुलेशन होता है उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा है कि इंसुलेशन में टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन होती है। इसका मतलब क्या है? इंसुलेशन में टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन होने का मतलब है कि इंसुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होता है। टाइम टू टाइम चेंज होने का मतलब ये कि अगर किसी गिवन प्लेस पर अभी जो इंसुलेशन है वहाँ पर अगर डे टाइम है, और अभी जो इंसुलेशन है 1 घंटा पहले वहाँ पर इंसुलेशन कुछ अलग था, 1 घंटा बाद भी इंसुलेशन अलग होगा, या सन राइजिंग के टाइम पर उस एरिया में इंसुलेशन कुछ और रहा होगा, नून टाइम पर कुछ और होगा, और इवनिंग टाइम पर सन सेटिंग टाइम पर इंसुलेशन फिर चेंज हो जाएगा। तो टेम्पोरल वेरिएशन का मतलब है टाइम टू टाइम जो इंसुलेशन है किसी भी प्लेस पर जो आ रहा है वो चेंज हो रहा है। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब है कि जो इंसुलेशन है प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। मीन्स अगर मैं एक प्लेस के इंसुलेशन को गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरे प्लेस के इंसुलेशन से अगर मेंशन करता हूं तो वो अलग मिलेगा। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में सपोज करते हैं कि डे टाइम है प्रेजेंटली, और यहाँ पर इंसुलेशन अगर अलग अलग प्लेसेस पर हम देखेंगे, जैसे दिल्ली में जो इंसुलेशन है इस टाइम पर वो बिल्कुल अलग होगा जो अदर सिटीज में इंसुलेशन है, जैसे दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई। अगर इन सब का मैं इस टाइम पर इंसुलेशन देखूं तो सब पर इंसुलेशन अलग अलग होगा। तो ये स्पेशियल वेरिएशन होगा। तो ये जो टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स की आज हम बात करेंगे। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर की अगर बात करें जो इंसुलेशन को अफेक्ट करता है वो है एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसको बोलते हैं। एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये फिगर यूज किया है। जैसे ये सन है और ये सोलर रेडिएशंस हैं जो अर्थ की तरफ आ रही हैं। ये पार्ट जो है एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ सरफेस है। अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पर सोलर रेडिएशंस जो है परपेंडिकुलर होंगी। ये एरियाज हैं, ये सोलर रेडिएशंस हैं जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो इस एरिया पर परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री है। पर ये इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर मैं पोलवर्ड मूव करता हूँ तो सरफेस पर ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इनका एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ये जो इंक्लिनेशन है सोलर रेडिएशंस का टुवर्ड्स पोल्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। एंगल डिक्रीज कर रहा है, इंक्लिनेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये इक्वेटर है और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये पोल है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो इंक्लिनेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और जो एंगल है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है ये सोलर रेडिएशंस, और जैसे जैसे इस साइड जाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री से कम होता चला जाएगा। तो ये जो एंगल है ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? एंगल यहाँ पर कुछ चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया में, अगर आप देखेंगे कि ये जो सोलर रेडिएशंस हैं ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, और इस एरिया में ये जो आपको यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, इस एरिया पर ये सोलर रेडिएशंस कंसंट्रेटेड हैं। और अगर आप पोलवर्ड मूव करेंगे तो ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और इसके क्लियर परसेप्शन के लिए मैंने हायर लैटिट्यूड्स पर ये सोलर रेडिएशंस कंसिडर की हैं जो काफ़ी इंक्लाइंड हो चुकी हैं और ये काफ़ी लार्जर एरिया पर स्प्रेड कर रही हैं। यहाँ पर जो स्प्रेड था उसकी बजाय इस एरिया में इनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे सोलर रेडिएशंस का जो एरियल स्प्रेड है उसमें चेंज आएगा। जैसे अगर बात करें कि एंगल में चेंज होने से क्या हो रहा है, एरिया जिसके ऊपर सोलर एनर्जी इंसुलेशन स्प्रेड करेगा उसमें चेंज आ रहा है। तो जो पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा यूनिट एरिया पर, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर जाएंगे तो उसमें चेंज आएगा। यूनिट एरिया पर इक्वेटर पर जो इंसुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और यूनिट एरिया पर ओवर हायर लैटिट्यूड्स या नियर पोल्स जो भी इंसुलेशन होगा वो कम होगा। और ये केवल नियर पोल्स ही नहीं है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाएंगे इंसुलेशन यूनिट एरिया पर कम होता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल है उसके चेंज होने से जो यूनिट एरिया पर इंसुलेशन है वो चेंज हो रहा है। दूसरा चेंज क्या आएगा एंगल चेंज होने से, दूसरा चेंज आएगा जो भी एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उसमें चेंज आएगा। अब दोबारा फिर हम इसी फिगर पर आ जाते हैं। देखिए ये एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की अगर थिकनेस देखेंगे यहाँ पर जो है, जो इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ पर भी मैंने वही दिखाई है, पोलर एरिया पर भी थिकनेस उतना ही मैंने कंसिडर किया है, या हायर लैटिट्यूड्स पर भी उतना ही मैंने कंसिडर किया है जो थिकनेस है। अब अगर ये इक्वल थिकनेस है तो आप यहाँ पर देखिएगा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी सोलर रेडिएशंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी इक्वेटर पर सोलर रेडिएशंस। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पोलर एरियाज की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो ये डिस्टेंस आप देखिएगा ये है, और यहाँ कहीं अगर मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया, और अगर मैं हायर लैटिट्यूड्स पर जाऊँ तो ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया। सोलर रेडिएशंस को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है एटमॉस्फेयर में, वो सोलर रेडिएशंस का अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज होने के कारण उस डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो जैसे यहाँ से अगर आप पोलर एरियाज की तरफ जा रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली लैटिट्यूड में चेंज आ रहा है, तो आप एंगल और लैटिट्यूड को दोनों को एसोसिएट कर सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहे हैं। या आप ये कह सकते हो कि लैटिट्यूड के चेंज होने से एंगल भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर एंगल का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ सोलर रेडिएशंस, जो अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशंस का एंगल बन रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस जो ट्रैवल करेगी, अगर एंगल कम होता जाएगा तो, या इंक्लिनेशन अगर सोलर रेडिएशंस का बढ़ेगा तो। अब आप लोगों को ध्यान होगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर एंगल चेंज, अगर डिस्टेंस ट्रैवल जो एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस कर रही हैं, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो जो लॉस होगा एनर्जी का उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
वो लॉस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो इंसुलेशन ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो लॉस हो रहा है इंसुलेशन का वो कितना हो रहा है। जैसे अगर प्रोसेसेस देखें जो एटमॉस्फेयर में प्रोसेसेस होंगे जिसके कारण इंसुलेशन का लॉस होगा, जैसे एब्जॉर्प्शन, मैंने इसके बारे में या जो ये प्रोसेसेस यहाँ पर बता रहा हूँ इनके बारे में पिछली वीडियो में बताया है। स्कैटरिंग और एल्बिडो या रिफ्लेक्शन, अगर इन चीज़ों को आप देखें, ये प्रोसेसेस हैं जिनके हेल्प से एटमॉस्फेयर कुछ इंसुलेशन का लॉस करेगा या कुछ इंसुलेशन जो है एटमॉस्फेयर के इन प्रोसेसेस से अफेक्टेड होगा और अर्थ सरफेस तक पहुंचने वाला इंसुलेशन कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में, ये उतना ही ज़्यादा सोलर एनर्जी को अफेक्ट करेंगे और उतना ही कम सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस पर पहुंचेगी। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ देखें तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब है सोलर एनर्जी का लॉस भी बढ़ेगा। इसलिए फर्दर क्या होगा, यूनिट एरिया पर जो इंसुलेशन पहुंचेगा उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ यूनिट एरिया पर पहुंचने वाला इंसुलेशन घटेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है जो एंगल चेंज होने से अफेक्ट होता है? थर्ड पॉइंट होता है ये रिफ्लेक्शन या एल्बिडो। देखिए, एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है उसके कारण रिफ्लेक्शन बढ़ेगा और लॉस होगा। दूसरा क्या है, एंगल चेंज होने से भी जो एल्बिडो वो बढ़ेगा। कैसे? देखिए, अगर वर्टिकल रेडिएशंस हैं तो इनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का ये प्रिंसिपल है कि जिस एंगल से सोलर रेडिएशंस आकर सरफेस पर टकराएंगी, रिफ्लेक्शन में वो उसी एंगल से जो है वापस स्पेस में चली जाएंगी या उस मीडियम में चली जाएंगी जिस मीडियम से वो आई हैं। पर अगर 90 डिग्री से आएंगी तो ये इसी रास्ते से वापस नहीं जा सकती सोलर रेडिएशंस। तो अगर ये इंक्लाइंड होंगी, इस टाइप से होंगी, तो क्या होगा, ये वापस सरफेस से टकराएंगी और वापस जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। स्पेस से आई थी तो वापस स्पेस में चली जाएंगी। और ये एंगल जितना कम होता जाएगा, जैसे एक केस तो ये है, अगर ये एंगल और कम हो जाए तो ये वापस जाने की जो इसकी पॉसिबिलिटी होगी वो और ज़्यादा हो सकती है, रिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये नहीं जानना है कि ये रिफ्लेक्शन एंगल जो है और कम होगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, इसकी ज्योग्राफी में कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि अगर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर है तो एल्बिडो या रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और अगर सोलर रेडिएशंस किसी भी सरफेस पर लेस देन 90 डिग्री एंगल पर आकर टकराती हैं तो उसका एल्बिडो या रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसका मतलब है एंगल चेंज होने से एल्बिडो में भी चेंज आएगा। और अगर एल्बिडो किसी भी सरफेस का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा एनर्जी स्पेस में जा रही है, इसका मतलब है वहाँ पर यूनिट एरिया में एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम हो गई। तो ये था एंगल के रिगार्डिंग या लैटिट्यूड के रिगार्डिंग जिससे इंसुलेशन अफेक्ट होगा। अब सेकंड जो फैक्टर हो सकता है जिससे इंसुलेशन अफेक्ट होगा वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर, जैसे ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, अगर ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगी तो क्या होगा, उसके कारण डे एंड नाइट फॉर्मेशन होगी। और आप लोग जानते हैं अगर डे होगा तो इंसुलेशन मिलेगा, अगर नाइट होगा तो इंसुलेशन नहीं मिलेगा। और कोई भी प्लेस उस पर डे एंड नाइट जो है बार बार होती हैं, इसलिए एक बार वो इंसुलेशन रिसीव करेगा, एक बार नहीं। तो इंसुलेशन
का जो इंसुलेशन जो है वो अफेक्टेड होगा अर्थ के रोटेशन से भी। अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी तो इंसुलेशन की जो अमाउंट है, जो डे ड्यूरेशन है वो कुछ और होगी। अगर डे जो रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाएगी तो डे ड्यूरेशन अलग होगी। तो मेरा कहने का कुल ये मतलब है कि रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं और उसके कारण जो है एक बार अर्थ का जो सन फेसिंग सरफेस है वो इंसुलेशन रिसीव करेगा और अगर नाइट होगा तो इंसुलेशन रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो रोटेशन से भी किसी भी प्लेस का जो इंसुलेशन वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि रोटेशन के कारण ही क्या होता है, किसी भी प्लेस पर सन राइजिंग होगी, जब सन राइजिंग होगी तो इंसुलेशन आना स्टार्ट होगा, लेकिन इंसुलेशन कम होगा। फिर रोटेशन के कारण ही नून टाइम आएगा जिसमें इंसुलेशन कम होगा और फिर सन सेटिंग हो जाएगी, फिर इंसुलेशन कम हो जाएगा। तो ये पूरे डे ड्यूरेशन में जो इंसुलेशन का वेरिएशन है वो अर्थ की रोटेशन के कारण भी है। नेक्स्ट फैक्टर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन भी सन का जो इंसुलेशन है या सोलर एनर्जी है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब है जो अर्थ है ये अपने ऑर्बिट पर अराउंड द सन मूव कर रही है। और हमें पता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं है, रादर ये इलिप्टिकल शेप में है। और इसको आप जो है एक शेप फिगर की हेल्प से इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है अर्थ का ऑर्बिट और अर्थ के ऑर्बिट में मैं पोजीशन एज्यूम कर रहा हूं कि सन की ये पोजीशन है। ये जो सन की पोजीशन है, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप से है, जैसे अगर एक पोजीशन मैं अर्थ की यहाँ एज्यूम करूँ, एक पोजीशन मैं अर्थ की यहाँ एज्यूम करूँ, तो मान लेते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं इनमें 6 मंथ का डिफरेंस है। ये जनवरी की पोजीशन है और ये जुलाई की पोजीशन है। तो यहाँ पर जो अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, अगर इस मोमेंट को देखते हैं, ये ऑर्बिटल मोमेंट है अर्थ की, और इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है उसकी डिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में डिफरेंस है। ये जो पोजीशन है ये अर्थ की पोजीशन क्लोजेस्ट टू द सन है और इस पोजीशन को बोला जाता है पेरिहीलियन। पेरिहीलियन ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सन से अर्थ की फारदेस्ट पोजीशन है और इसको बोला जाता है एपहीलियन। जो पेरिहीलियन की पोजीशन है इसकी अगर डिस्टेंस देखें तो बिटवीन द सन एंड द अर्थ ये 147 मिलियन किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये 152 मिलियन किलोमीटर है। तो यहाँ पर एपहीलियन और पेरिहीलियन के जो पोजीशंस हैं इनके कारण क्या हो रहा है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ये जो क्लोजेस्ट पोजीशन है ये 3 जनवरी को होती है और ये जो फारदेस्ट पोजीशन है ये 4 जुलाई को होती है। तो ये डिस्टेंस वेरिएशन के कारण भी क्या होता है, इंसुलेशन में वेरिएशन आता है। इंसुलेशन हायर होगा थोड़ा सा जब अर्थ सन के क्लोजर होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर उसके क्लोजर होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिसीव होगी, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम रिसीव होगी। तो पेरिहीलियन की पोजीशन में इंसुलेशन ज़्यादा और एपहीलियन की पोजीशन में इंसुलेशन कम रिसीव होता है अर्थ को। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पेरिहीलियन और एपहीलियन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ये जो डेट्स हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो पेरिहीलियन है इट टेक्स प्लेस ऑन
3rd of January या इट टेक्स प्लेस ऑन 21st of March, इस टाइप से आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। एक तो जो रेवोल्यूशन है अर्थ का, उसके कारण क्या हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ ये चेंज हो रही है। दूसरा क्या होगा, जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसके कारण सीजनल चेंजेस आएंगे, और सीजनल चेंजेस में क्या होता है, मेनली या तो समर सीजन या विंटर सीजन। और जब समर सीजन होगा किसी भी प्लेस पर, तो वहां पर जो डे लेंथ होगी ना वो इंक्रीज करेगी, जिसको हम डे ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। तो जब डे लेंथ इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है अर्थ का उस पर्टिकुलर प्लेस का जो एक्सपोजर होगा टू द सन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक होगा, इसलिए वहाँ पर जो इंसोलेशन मिलेगा वो इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। और अगर विंटर सीजन होगा तो उस टाइम पर जो डे लेंथ है वो कम होगी, और जो इंसोलेशन होगा वो भी कम होगा। तो इस टाइप से जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है ये क्या करता है, इसके कारण सीजनल चेंज या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये चेंज होती रहती है, जिसके कारण अर्थ पर आने वाला जो इंसोलेशन है वो भी अलग अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो ये हो सकता है नेचर ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर नेचर ऑफ द ग्राउंड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड और स्लोप ऑफ द ग्राउंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें इस नेचर ऑफ द ग्राउंड में ही कंसीडर की जा सकती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला है, मैंने ये कहा कि नेचर ऑफ द ग्राउंड में आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड मीन्स द शेप ऑफ द ग्राउंड, भाई माउंटेनस एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड और कलर ऑफ द ग्राउंड और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर और स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ द ग्राउंड में आती हैं। इसके कारण भी किसी भी प्लेस पर आने वाला इंसोलेशन अफेक्टेड होता है। जैसे अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ पर आप देखेंगे सन से आने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। जो सन के ठीक नीचे पॉइंट है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिसीव होगी, और इससे अगर हम किसी भी डायरेक्शन पर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। लेकिन अगर उसी लैटिट्यूड पर कोई माउंटेनस एरिया है तो आप देखेंगे सन से आने वाली जो एनर्जी है सन फेसिंग स्लोप पर ज़्यादा होगी, और जो स्लोप अवे फ्रॉम द सन होगा वहाँ पर सोलर एनर्जी कम आएगी। फिर जो ये सन फेसिंग स्लोप है यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा आएगी, और फिर इस पर एनर्जी कम आएगी। तो इसका मतलब है अगर माउंटेनस एरिया होगा तो किसी एरिया में एनर्जी ज़्यादा, किसी एरिया में एकदम कम, फिर किसी एरिया में ज़्यादा। तो यहाँ पर जो इंसोलेशन है वो अलग अलग हो जाएगा सरफेस के नेचर के कारण। या किसी एरिया में अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी को रिसीव करेंगे, वहाँ पर फिर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसमें कुछ एनर्जी का कंजप्शन हो जाएगा, इसलिए अर्थ सरफेस तक जो एनर्जी जाएगी वो कंपैरेटिवली कम जाएगी। या कोई डेजर्टिक एरिया है, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, सारी एनर्जी डायरेक्ट ग्राउंड पर जा रही है। प्लस डेजर्टिक एरिया में क्या होगा कि जो डेजर्टिक एरिया होगा उस पर ना तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है ज़्यादा, ना रेनफॉल ज़्यादा होती है। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में उस एरिया में मॉइस्चर बहुत कम होगा। अगर मॉइस्चर कम होगा तो बादल कम बनेंगे, सन की एनर्जी ज़्यादा आएगी ग्राउंड तक, ग्राउंड ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेजर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं फोकस केवल और केवल जो हॉट डेजर्ट्स हैं उन पर कर रहा हूँ अभी। पर अगर आपने देखा आपने सुना हो, अभी मैंने क्या बोला था कि डेजर्ट्स जो हॉट डेजर्ट्स हैं उन पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक अलग से फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो
ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है विजिबिलिटी थ्रू द एटमॉस्फेयर, मतलब हम कितने डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब स्काई जो है उसमें क्लाउड्स नहीं है, या आप ये कहें स्काई इज क्लियर फ्रॉम दी क्लाउड्स, या जो जो नंबर ऑफ क्लाउड्स हैं वो कम है, तो ये सारी चीज़ें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को इंडिकेट कर रही हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी ग्रेटर होगी एटमॉस्फेयर की तो क्या होगा? सन की एनर्जी ग्राउंड तक ज़्यादा पहुंचेगी और वहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और ऐसा देखा भी गया है, जनरली जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज, पहले इनका मतलब समझते हैं। सब का मतलब होता है नियर बाई, ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ पर ट्रॉपिकल लाइन से है, और ट्रॉपिकल लाइंस ग्लोब पर आप लोगों को पता है 23.5 की जो लाइंस होती हैं नॉर्थ या साउथ दोनों हेमिस्फीयर में, इनको ट्रॉपिकल लाइंस बोलते हैं। जो नॉर्थ की 23.5 होती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ में 23.5 की जो लैटिट्यूड होती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं इनके आसपास के जो एरियाज हैं उनको सब ट्रॉपिकल एरियाज बोला जाता है, और इन एरियाज में एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इस बेल्ट में जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है इसका जनरली लैटिट्यूड होता है 20 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड, बोथ नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन लैटिट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, एक तो यहाँ पर लैंड एक्सपेंशन ज़्यादा है ओशनिक एक्सपेंशन के कंपैरिजन में। दूसरा यहाँ पर क्या है कि एयर जो है यहाँ पर लगातार नीचे की तरफ आती है, जो इक्वेटर से एयर उठती है वो इन एरियाज में नीचे आकर उतरती है। ऐसा क्यों होता है उसका मैं डिस्कशन जो है बाद में करूंगा, जब मैं एयर प्रेशर बेल्ट्स डेवलपमेंट की बात करूंगा तब बताऊंगा। अभी जस्ट आपको इतना सोचना है कि सब ट्रॉपिकल एरियाज में एयर धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरती है। अगर सब ट्रॉपिकल एरिया में एयर धीरे धीरे नीचे उतरेगी तो क्या होगा? उस एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी नमी होगी या जो इवेपोरेशन होगा, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ आती हुई एयर उसको जो है उस एरिया से दूर पहुंचा देगी। इसलिए उस पर्टिकुलर कॉलम में, उस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में कभी भी ज़्यादा नहीं होते, इसलिए वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह बहुत कम बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो बड़े क्लाउड्स नहीं बनेंगे, डेंसर क्लाउड्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए उस एरिया में लगातार क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बनी रहती है। और अगर स्काई क्लियर होगा फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो क्या होगा? इंसोलेशन वहाँ पर ज़्यादा आएगा। इसलिए सब ट्रॉपिकल एरियाज में इंसोलेशन मैक्सिमम रिसीव किया जाता है। आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पर रिसीव होता है, तो मैक्सिमम इंसोलेशन सब ट्रॉपिकल एरियाज में रिसीव होता है। या आपको अगर ये दे दिया जाए कि जैसे स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि जो एरियाज हैं जहाँ पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर होती हैं वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा आता है, बिल्कुल सही है। पर आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में मैंने जो पिक्चर दिखाया था कि उसमें इक्वेटर पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर थी, पर फिर भी इक्वेटर पर जो इंसोलेशन है ना वो मैक्सिमम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के आसपास के एरिया में जो ओशनिक एक्सपेंशन है, ओशनिक जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा वास्ट है, जो इंसोलेशन वो सफिशिएंटली हाई आता है, तो इवेपोरेशन होता है, और वहाँ पर दोपहर बाद हर रोज क्या होता है? बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। इसका मतलब इवनिंग टाइम में बहुत कम इंसोलेशन मिलता है। पर सब ट्रॉपिकल एरिया में पूरे दिन क्या होता है? इंसोलेशन मिलता रहता है। तो इस चीज को अगर आप देखें तो इक्वेटर पर जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी है वो कम होने के कारण वहां पर इवनिंग टाइम में इंसोलेशन कम आता है। इसलिए मैक्सिमम इंसोलेशन की अगर बात की जाती है तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेगा, इक्वेटर पर नहीं मिलेगा। तो
आपसे अगर पूछ लिया जाए इक्वेटर पर मैक्सिमम इंसोलेशन क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी कम होती है। या आपसे पूछ लिया जाए कि सब ट्रॉपिकल एरियाज में इंसोलेशन मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है वो है नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, पहले थोड़ा सा जानेंगे कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है इसको देखेंगे कि कैसे इंसोलेशन को अफेक्ट करेगा। देखिए जो सन सरफेस है ना, इसके अंदर क्या होता है, कुछ एरिया जैसे होते हैं जहां से सोलर एनर्जी कम निकलती है, और इनके चारों तरफ के एरियाज, इनके सराउंडिंग एरियाज वो एरियाज हैं जहां से इंसोलेशन या सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तो अब आप सोच कर देखिए, अगर किसी पार्ट से ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो वो ब्राइटर होगा, और अगर उसके बीच में कोई ऐसा पार्ट है जहां से एनर्जी कम निकल रही है तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, तो वो देखने पर क्या लगेगा, डार्कर लगेगा, ब्लैक लगेगा। तो ये जो डॉट्स है ना, ये सन स्पॉट्स हैं, और ये वो एरियाज हैं जहां से एनर्जी कम निकलती है। पर ये जो सन स्पॉट्स हैं इनके नंबर सरफेस पर चेंज होते रहते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि कभी सन स्पॉट्स के जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, चेंज होते रहते हैं। अब ये चेंज क्यों होते हैं, इनके मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है, वो ज्योग्राफी में पूछा भी नहीं जाएगा और उसका पार्ट भी नहीं है। अब अगर जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, तो ये देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हम लोगों ने जो है ऑब्जर्व किया है कि जब ये सन स्पॉट्स के जो नंबर है ये ज्यादा हो जाते हैं तो सन के सरफेस पर स्ट्रोंगर स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। और ये स्ट्रोंगर स्टॉर्म्स क्यों डेवलप होते हैं, इसके मैकेनिज्म पर भी हम नहीं जाएंगे, या इनके बारे में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या ज्योग्राफी का एक्चुअल में स्टडी का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो स्ट्रोंगर स्टॉर्म्स होंगे उस टाइम पर क्या होगा, अर्थ की तरफ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, जिस टाइम पर सन स्पॉट्स ज्यादा होंगे, और सन स्पॉट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, डार्क डॉट्स सन के सरफेस पर, ये जितने ज्यादा होंगे सन से जो एनर्जी है वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स की हेल्प से जो है अर्थ की तरफ या जो यूनिवर्स है उसमें रिलीज होगी। और अगर अर्थ की तरफ एनर्जी ज्यादा आएगी तो अर्थ पर उस टाइम पर रिसीव होने वाला इंसोलेशन भी ज्यादा होगा। तो ये थे फैक्टर्स जो सन से आने वाली जो एनर्जी है और जो अर्थ पर रिसीव होने वाली एनर्जी है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है सब एग्जाम्स के लिए, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, सब एग्जाम्स के लिए। तो इनको सही से तैयार करना है, इनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है उसको सही से समझना है। अब जो इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, जो सन से एनर्जी आती है, अगर उसको इक्वेटर पर जो एनर्जी रिसीव होती है, अगर उसको 100% या 100 यूनिट्स मान लें इक्वेटर पर, तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में अदर एरियाज पर कितनी एनर्जी आएगी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। इस बार यूपीएससी प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया है, वो इसी डेटा से जो है आप लोग सोल्व कर सकते हो। देखिए 100% मैंने इक्वेटर पर मानी है जो एनर्जी आ रही है। इक्वेटर की एनर्जी का 75% एनर्जी रिसीव होती है 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, और इक्वेटर की 50% एनर्जी रिसीव होती है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, दोनों हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, और 40% एनर्जी जो इक्वेटर की एनर्जी है उसका 40% एनर्जी रिसीव होती है पोल्स पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो 0 से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के एरियाज है, 0 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इनको बोला जाता है एनर्जी सरप्लस रीजन। एनर्जी सरप्लस, एनर्जी सरप्लस का मतलब क्या,
कि जो इंसोलेशन से अर्थ को एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, जो अर्थ एनर्जी को वापस रिलीज करेगी स्पेस में वो कम करेगी। इसका मतलब है कि जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा है जो एनर्जी रिलीज की जा रही है उससे। तो इसलिए इसको एनर्जी सरप्लस रीजन बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी अर्थ के पास बची रह जाती है। और एक है एनर्जी डेफिसिट एरिया। 40 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है दोनों हेमिस्फीयर में, इसको बोलते हैं एनर्जी डेफिसिट एरिया। एनर्जी डेफिसिट एरिया का मतलब क्या कि जो इंसोलेशन अर्थ को मिल रहा है वो कम मिल रहा है और जो अर्थ रिलीज करेगी वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है आ सकता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, इंसोलेशन कम है अर्थ एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रही है। क्योंकि जो एनर्जी सरप्लस एरियाज थे ना, वहाँ से अर्थ पर जो एनर्जी डेफिसिट रीजन के एरियाज है उन एरियाज में एनर्जी जो है पहुंचा दी जाती है। जैसे ये मैं मान लेता हूं कि ये 0 to 40 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया, ठीक है। इस एरिया में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यहाँ से विंड्स या ओशनिक करेंट्स की मूवमेंट होगी और वो इस एरिया में एनर्जी की सप्लाई कर देंगे, ठीक है। विंड्स और ओशनिक करेंट्स की हेल्प से एनर्जी अर्थ सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। इसलिए क्या होगा, एनर्जी सरप्लस से एनर्जी डेफिसिट एरिया में एनर्जी ट्रांसफर होगी और बाद में उसको अर्थ जो है स्पेस में रिलीज कर देगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी का डेटा है वो भी आपको ध्यान रखना है। इन ट्रॉपिक्स मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, उन एरियाज की बात है। इन ट्रॉपिक्स जो इंसोलेशन है ये 320 वॉट्स रिसीव किया जाता है और जो ओवर द इक्वेटर है, एट द इक्वेटर, इंसोलेशन रिसीव होता है 70 वाट्स। तो जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन है वो यहाँ से भी सोल्व हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और स्टेटमेंट ये थी कि जो इक्वेटर है इट रिसीव्स 10 टाइम्स इंसोलेशन देन ओवर द पोल्स। तो ये स्टेटमेंट अगर यहाँ से देखो या जो मैंने इससे पहले बताया है कि जो मैंने अभी आप लोगों को ये वाला जो बताया था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या ये याद हो आपको, तो आपकी स्टेटमेंट जज हो जाती, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो राजस्थान है इसको पहले इंडिया की सनीएस्ट स्टेट कंसिडर किया गया था या किया जाता था, लेकिन 2016 में एक डाटा पब्लिश हुआ, इसरो ने रिसर्च किया और उसमें ये मिला कि इंडिया में राजस्थान नहीं बल्कि ये गुजरात स्टेट है जो इंडिया की सनीएस्ट स्टेट है। मतलब यहाँ पर इंसोलेशन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब गुजरात अगर सनीएस्ट स्टेट है और हमें ये पता और आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कि गुजरात इन इंडिया इज मोस्ट सूटेबल स्टेट फॉर इंस्टॉलिंग द सोलर पावर प्लांट्स, तो फिर आपको जो है ये यहाँ से हेल्प मिलेगी कि जहाँ पर जो सनी डेज होंगे या ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन ज़्यादा होगी उस एरिया में जो है जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। बुक्स में ज़्यादातर में तो मिलेगा ही नहीं और जिसमें मिलेगा उसमें राजस्थान दिया होगा, तो ये थोड़ा सा आप अपडेट हो जाएं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। अब जो चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इस मेरी जो पहली वीडियो है और एक ये वीडियो, अगर ये दोनों वीडियोज अगर आप देखेंगे तो जो इंसोलेशन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।